Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आतंकी संगठन जमात-उद-दावा ने प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी दी है। पीओके के रावलकोट में जमात-उद-दावा से जुड़ा मौलाना बशीर अहमद खाकी ने लोगों को संबोधित करते हुए दावा किया कि उनके आतंकी कश्मीर में भारतीय सेना से लड़ रहे हैं। खुद को आतंकी हाफिज सईद का खास आदमी बताते हुए मौलाना बशीर ने पीओके के लोगों से अपने बच्चों को जिहाद में शामिल होने की भी अपील की है। नीतीश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीतीश, किस तरह की साजिश का खुलासा हो रहा है अब? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले मौलाना मसूद अजहर ने ये कहा था कि रमजान के महीने में अगर शहादत दी जाए तो उससे जन्नत के द्वार जो है खुल जाते हैं। ये उसने अपने जैश के कागज को कहा था। उसके बाद आज कल जो है जमात-उद-दावा का जो सीनियर फंक्शनरी है बशीर अहमद खाकी, उसने रावलकोट में पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पीओके में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रमजान के महीने में अगर शहादत दी जाए तो उससे जन्नत के द्वार खुल जाते हैं। तो जाहिर तौर से ये लोगों को जो है भड़का रहा है और उनको जिहाद के लिए उकसा रहा है। भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। साथ में उसने ये भी लोगों को कहा कि जल्दी जो है प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं मोदी का उनकी जो हत्या कर दी जाएगी और इसके अलावा इजराइल और अमेरिका जो है डिसइंटीग्रेट भी हो जाएंगे। जाहिर तौर से एक बड़ी साजिश है जो वहां पर रची जा रही है और ये कोई नया वाकया नहीं। इससे पहले ये इस तरह की चीजें जो है प्रोपेगेंडा आतंकी संगठन करते रहते हैं। शुक्रिया नीतीश। एयर इंडिया में हिस्सेदारी बेचने की सरकार की तमाम कोशिश नाकाम रही। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया को खरीदने में निजी एयरलाइन कंपनियों की दिलचस्पी कम होने की सबसे बड़ी वजह एयर इंडिया की बैलेंस शीट है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया पर भारी भरकम कर्ज इसका सबसे बड़ा कारण। एयर इंडिया के विमानों पर 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। इसके अलावा कंपनी पर अलग अलग एजेंसियों का कुल 31,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। कुल मिलाकर यह कर्ज 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, जो एयर इंडिया को खरीदने पर विचार कर रही किसी भी कंपनी को डराने के लिए काफी है। बड़ी समस्या एयर इंडिया के काम के तौर तरीके हैं। एयर इंडिया के पास कुल 115 छोटे बड़े विमान हैं और एयर इंडिया के कर्मचारियों की संख्या तकरीबन 27,000 है, जिनमें ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। औसतन एक विमान पर कंपनी के पास 234 कर्मचारी हैं। बाकी एयरलाइन कंपनियों के मुकाबले ये गिनती कहीं ज्यादा है। इंडिगो औसतन केवल 111 कर्मचारियों से एक विमान उड़ाती है। जेट एयरवेज एक विमान उड़ाने के लिए 142 कर्मचारियों का इस्तेमाल करती है। यानी किसी भी निजी एयरलाइन को एयर इंडिया से मुनाफा कमाने के लिए इसमें बड़े बदलाव करने होंगे, जिसमें कंपनी को सरकारी दखल मंजूर नहीं होगा। जबकि विनिवेश के बावजूद सरकार एयर इंडिया में 24% हिस्सेदारी अपने पास रखना चाहती है, लेकिन कंपनियों के सामने यह भी साफ नहीं है कि 24% सरकारी हिस्सेदारी के बाद सरकार की भूमिका एयर इंडिया में क्या होगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हाथ में बैनर और झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने लगे। ये सभी वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके लिए सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शिमला पहुंचे और नारेबाजी करते हुए सचिवालय की तरफ जाने लगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां भी पकड़ी हुई थी, जिन पर वेतन बढ़ोतरी और पेंशन देने की मांग लिखी हुई थी। लेकिन सचिवालय पहुंचने से पहले ही पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रोक लिया, जिसके बाद सभी वहीं खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन को देखते हुए सचिवालय के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई और पुलिस ने रास्ते को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया। जिसके बाद प्रदर्शन में शामिल महिलाएं सचिवालय के बाहर सड़क पर ही बैठ गईं और नारेबाजी करने लगी। प्रदर्शन कर रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार पर अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। दिल्ली के नजफगढ़ में 2 महिलाएं बीच सड़क पर एक कैब ड्राइवर को डंडों से पीटने लगी। आरोप है कि कैब ड्राइवर ने राह चल रही महिलाओं के साथ छेड़खानी की, जिसके बाद महिलाओं ने ड्राइवर को उसकी कार से उतारा और कार पर डंडों की बरसात कर दी। महिलाओं के वार से कार के शीशे टूट गए। तभी दूर खड़ी एक तीसरी महिला आरोपी पर चिल्लाने लगी। इस पर कैब ड्राइवर कुछ कहने ही वाला था कि कार तोड़ रही दोनों महिलाएं डंडा लेकर उसके नजदीक आ गईं और उस पर डंडे से ताबड़तोड़ वार करने लगी। इस दौरान कैब ड्राइवर हाथ जोड़ता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन डंडा मार रही महिलाएं नहीं रुकी। वो उस पर उतनी ही तेजी से डंडा चलाती रही। सड़क पर कैब ड्राइवर की सरेआम पिटाई देख वहां जा रही गाड़ियां रुकने लगी। धीरे धीरे लोगों की भीड़ भी जुट गई। महिलाओं ने आरोप लगाया कि कैब ड्राइवर नजफगढ़ के उजवा गांव के पास अपने दोस्तों के साथ कार में बैठकर शराब पी रहा था और तभी वहां से गुजर रही महिलाओं को उसने छेड़ा,
जिसके बाद महिलाओं ने कार को घेर कर आरोपी की पिटाई कर दी। इसके बाद आरोपी ड्राइवर का दोस्त कार से बाहर निकला और अपने दोस्त की गलती के लिए माफी मांगी। गलती होगी तो होगी। लेकिन महिलाएं नहीं मानी। वो लगातार छेड़खानी का आरोप लगाते हुए ड्राइवर को फिर से पीटने लगी। तभी वहां एक और आदमी आया और उसने भी आरोपी ड्राइवर पर हाथ छोड़ दिए। बाद में पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी गई। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए फरमान जारी किया है, जिसमें बिना वेतन लिए छुट्टी पर रहने के दौरान ऐसे खिलाड़ी जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें पेशेवर खेल में हिस्सा लेने पर कमाई का 33% हिस्सा सरकार को देना होगा। जबकि बिना छुट्टी लिए किसी पेशेवर खेल में हिस्सा लेने पर खिलाड़ी को खेल और विज्ञापनों से कमाई की पूरी रकम सरकार को देनी होगी। हरियाणा के खेल विभाग के प्रमुख सचिव अशोक खेमका ने ये आदेश जारी किया है। अगर ऐसी ही पॉलिसी बनाते रहे तो मुझे लगता है जो खेल हमारे देश का है वो ऑलरेडी पहले से ही इतनी आबादी के अंदर कहीं 1 या 2% मेडल आते थे। हमारे ओलंपिक में अभी 2 मेडल आए, वो भी दोनों लड़कियों के आए हैं। कितने करोड़ की आबादी है हमारे देश की, तो उसमें 2 मेडल आ रहे हैं और आप उस 2 मेडल को भी ख़त्म कर रहे हो, तो हमारे मेडल तालिका में नाम कहाँ होगा। मेरे को भी बड़ा अजीब सा लगा कि खिलाड़ी जो सरकार है वो खिलाड़ी को सपोर्ट करने वाली पॉलिसी बनाती है और कि खिलाड़ी डेवलप हो, खेल डेवलप हो। तो ये पहली बार मेरे को भी बड़ा अजीब सा लगा कि किस तरीके की ये पॉलिसी बनाई है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को बस यही कहना चाहूँगा कि इस पॉलिसी को दोबारा से आप देखें और इस पर रिव्यू करें, क्योंकि आप देखोगे कि खिलाड़ी जो है सभी मध्यम परिवार से हैं। ओलंपिक स्पोर्ट्स वाले तो ज़्यादातर खिलाड़ी जो है वो, और इतनी इंडोर्स उनको मिलती भी नहीं है। पहली सरकार है जिसने पेशेवर स्पोर्ट्स और कमर्शियल एंडोर्समेंट करने के लिए स्पोर्ट्स पर्सन्स को जो हरियाणा सरकार में नौकरी कर रहे हैं उनको इजाज़त दी है। लेकिन साथ ही ये भी कहा है इस नोटिफिकेशन में, जैसे बाकी सभी कर्मचारी अगर कोई भी किसी प्रकार की आमदनी करते हैं, जैसे कोई किताब लिखने की रॉयल्टी है या कोई लेक्चर देता है उसकी फीस है, कि जो उनको आमदनी होगी पेशेवर स्पोर्ट्स से, एमेच्योर स्पोर्ट्स से आमदनी की बात नहीं कही है, पेशेवर स्पोर्ट्स से जो आमदनी होगी उस आमदनी का 1/3 हिस्सा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड में वो जमा करेंगे। उमेश शर्मा हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। उमेश, जो पदक विजेता खिलाड़ी हैं वो तो हरियाणा सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो क्या खिलाड़ियों को विश्वास में नहीं लिया गया या फिर कोई ऐसी बात है जो उन तक कम्युनिकेट ही नहीं हुई है? जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि खिलाड़ियों को विश्वास में नहीं लिया गया। जब भी कोई नीति या खेल नीति बनाई जाती है, खिलाड़ियों की एक कमेटी बनाई गई थी, हरियाणा की खेल नीति जब बनाई गई, लेकिन अब ये एक तरह से जो फैसला आप देख रहे हैं इसमें खिलाड़ियों में काफी निराशा है। और आप देखिए कि 2 पॉइंट इसमें रखे गए हैं कि अगर खिलाड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेकर जाता है तो उसका 1/3 हिस्सा स्पोर्ट्स काउंसिल को देना होगा। अगर खिलाड़ी ड्यूटी टाइम में ही विद परमिशन, यानी ड्यूटी टाइम में हो लेकिन परमिशन के साथ हो, तो उसको पूरी अपनी कमाई देना होगा। आप यहाँ पे 2 चीजें देखिए कि क्रिकेटर्स के साथ इनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ये एथलीट्स हैं, हॉकी प्लेयर हैं, रेसलर हैं, मिट्टी से बिल्कुल कई घरों में मतलब आप देखिए कि 2 वक्त की रोटी नहीं होती। कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं तो आज अगर इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो काफी निराशा है। शुक्रिया उमेश आपका। दक्षिण कोरिया की राजधानी सेउल में एक आदमी 123 मंजिला इमारत की 75वीं मंजिल पर चढ़ गया। फ्रांस के इस आदमी को गगनचुंबी इमारतों पर चढ़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो इजाजत लिए बिना दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची इमारत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। एलेन रॉबर्ट नाम का यह आदमी बिना किसी सुरक्षा के ही लोहे के खंबे के सहारे 75वीं मंजिल तक पहुंच गया। 123 मंजिला ऊंची इमारत पर उसे इस तरह चढ़ाई करते देख लोग हैरत में पड़ गए। थोड़ी देर में ही सुरक्षा बल के जवान भी वहां पहुंच गए और उन्होंने रॉबर्ट को एक मशीन पर चढ़ा लिया। हालांकि एलेन इससे परेशान नहीं हुआ और वो मशीन पर ही अपनी सेल्फी लेता रहा। The security was playing with me cat and mouse, and then finally I have decided to surrender. गिरफ्तारी के बाद एलेन ने दावा किया कि वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच अमन का पैगाम देने के लिए इस इमारत पर चढ़ा। एलेन रॉबर्ट दुनिया के कई देशों की ऊंची इमारतों पर पहले भी इस तरह का कारनामा दिखा चुका है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 2 आदमी नीली शर्ट पहने एक लड़के को बुरी तरह पीटने लगे, जिसके बाद लड़का बेसुध होकर जमीन पर गिर गया। पिटाई का ये वीडियो वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि एक आदमी ने लड़के पर डंडे से हमला किया, लेकिन लड़के ने डंडा पकड़ लिया, जिसके बाद वहां मौजूद दूसरा आदमी लड़के से डंडा छीनने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब वो कामयाब नहीं हो पाया तो वो लड़के को घूंसों से बुरी तरह पीटने लगा।
जिससे लड़का बेसुध होकर सड़क पर गिर गया। इस बीच जमीन पर बेसुध पड़े लड़के पर एक दबंग ने डंडे से जोरदार हमला किया। वीडियो में एक और लड़का मोटरसाइकिल पर बैठा दिखाई दिया, जिस पर एक दबंग ने डंडे से वार किया, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा। इस बीच दूसरा आदमी जमीन पर बेसुध पड़े लड़के को घसीटता हुआ भी दिखा, जिसके बाद दोनों दबंग मौके से फरार हो गए। वीडियो का परीक्षण करा रहे हैं और इसमें जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस झगड़े के पीछे की वजह का पता नहीं चला, लेकिन पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी।